हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए हम सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस वालों के लिए ये सीरीज़ शुरू की गई है। चूँकि एसएसटी वालों का सिलेबस कंप्लीट कराया जा चुका है, इसमें अब हम साइंस शुरू किए हैं, जिसमें आज क्लास 6 की एनसीईआरटी का सेकंड यूनिट है, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे वस्तुओं के समूह बनाना। हम इसमें वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे, वस्तुओं का निर्माण किन पदार्थों से मिलकर हुआ है, पदार्थों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे या धातुओं के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, जल में विलेय एवं अविलेय घोल के बारे में पढ़ेंगे, तनु एवं सांद्र अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, वहीं पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी इत्यादि के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस हर पेपर में आते हैं, चाहे वो आपका सीटेट का हो या किसी भी स्टेट का टेट हो या किसी भी स्टेट की पीसीएस हो, यहाँ तक कि यूपीएससी क्यों ना हो, फिर भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझना। इसके बाद हम पढ़ेंगे पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ। तो पहले हम पदार्थों के मिश्रण की विधियाँ पढ़ रहे हैं इसमें, फिर उनको अलग कैसे किया जाएगा उनकी विधियों का अध्ययन करेंगे हम अगले यूनिट में, अगले टॉपिक पे। तो चलिए हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि यह वीडियोस सबके लिए उपलब्ध हो पाएँ, सब आपसे जुड़ पाएँ और हमसे भी जुड़ पाएँ। और यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करिए और जुड़े रहिए लगातार। तो इसी के साथ हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं आज की। तो वस्तुओं के समूह बनाना टॉपिक है हमारा, वस्तुओं के समूह बनाना। इसमें हम देखते हैं जो परिचय इसका दिया गया है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। यहाँ इस बात को आपको समझना होगा कि भोजन और वस्त्र में विविधता बता रहा है। अभी हम इसका अर्थ बताएंगे, पहले ये पैराग्राफ पूरा कर लें। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। क्या होती हैं? वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग, गुण भिन्न भिन्न होते हैं। क्या क्या? आकृतियाँ, रंग और गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो हमारी जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं, हम जिनका उपयोग अपने साधारण दिनचर्या में करते हैं, उन वस्तुओं के निर्माण में, उनके गुणों में, उनकी आकृति में, उनके रंग में क्या है? अंतर है, भिन्नता है, अर्थात विविधता है। और जो शुरू की लाइन है, भोजन तथा वस्त्रों में अधिक विविधता, तो भोजन और वस्त्रों, तो यहाँ सिर्फ आप विविधता शब्द को समझिए। विविधता का मतलब होता है कि अनेक प्रकार के व्यंजन आपके लिए उपलब्ध हैं। जैसे कि भोजन में आज से 20 साल पहले जब आप जाएंगे पीछे, तो उस समय स्थिति ये थी कि भोजन के लिए शाम को सब्जी बनती थी, वो भी एक प्रकार की सब्जी, किसी भी चीज़ की, या तो जूस वाली या रस वाली सब्जी या फिर सूखी सब्जी, एक सब्जी। लेकिन जैसे जैसे हम और विकसित होते गए, तो अब एक प्रकार की नहीं, यदि आप घर में 7 लोगों का परिवार है, आपका 5 लोगों का परिवार है, तो उसमें कम से कम आप दोपहर में भी सब्जी खाते हो, शाम में भी सब्जी खाते हो, और चॉइस के अनुसार खाते हो। अर्थात यदि पिताजी की चॉइस है कि हमको सूखी सब्जी चाहिए, तो उनके लिए सूखी और आप सबके लिए जूस वाली सब्जी बन जाती है। तो इस प्रकार से भोजन में अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। कई प्रकार के भोजन अब किए जाते हैं। उसी प्रकार वस्त्रों में विविधताएं, पहले ज़्यादातर भारत में धोती और कुर्ते पहने जाते थे, परंतु वर्तमान में आप देखें तो विभिन्न प्रकार के वस्त्र आ चुके हैं। तो इस प्रकार इसमें बताया गया है। एग्जाम्पल वस्त्रों का और भोजन का दिया है, लेकिन लास्ट में उसको लिंक, ये आगमनात्मक विधि उसको बोलते हैं, आगमन विधि का प्रयोग किया गया है। पहले आप उदाहरण दें, फिर नियम की ओर जाएं।
तो इसको आगमन विधि, तार्किक विधि बोलते हैं, आगमन और निगमन को। इसमें आगमन विधि का प्रयोग करते हुए पहले आपको उदाहरण एग्जाम्पल पेश किया गया है कि भोजन और वस्त्रों में बहुत विविधता है। उसी प्रकार फिर वो वस्तुओं को जोड़ दिया है कि वस्तुओं में भी विभिन्न प्रकार की विविधता दृष्टिगोचर होती है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। तो अगले में बताया गया है कि अपने चारों ओर देखिए, गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार के गेंद, रबर की गेंद विभिन्न प्रकार की रखी गई हैं, जैसे रबर की गेंद, फुटबॉल, कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये जो है गोल आकृति की वस्तुएं हैं। रबर की गेंद, फुटबॉल, कंचे शामिल हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेव, संतरे, घड़े जैसे वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। तो इस प्रकार इसमें बताया गया है कि आप अपने चारों ओर की जो वस्तुएं देखते हैं उनमें से गोल वस्तुओं को आप छांटिए और अलग करिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। तो इसमें बताता है कि मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। किनकी? प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुओं का एक समूह आप बनाना चाहते हैं, जैसे बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, नलियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अर्थात जिनका निर्माण प्लास्टिक से हुआ है, ऐसी वस्तुओं को संग्रह करना है, उनका एक समूह बनाना है आपको। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपर्युक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं का समूह में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटा है। अर्थात समूहों को इसमें दो भागों में बांटकर बताया गया है आपको। उनकी आकृतियाँ किस शेप की वो दिखाई देती हैं और किस पदार्थ से बनी हुई हैं, अर्थात प्लास्टिक की अलग, लोहे की अलग, स्टील की अलग, तांबे की अलग, इस प्रकार से वो बताना चाहता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। तो फिर है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि वस्तुएं किनसे मिलकर बनी होती हैं। तो एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर वस्तुओं का निर्माण होता है। ये पदार्थ जैसे कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख, मृदा हो सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें बताया गया है कि एक या एक से अधिक धातुओं से मिलकर भी बनती हैं और सिंगल धातुओं से भी मिलकर बनाई जा सकती हैं। धातु कौन सी हो सकती हैं? जैसे कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज और पंख तथा मृदा। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? अब हम बढ़ते हैं क्रियाकलाप की ओर, करके सीखने की ओर। क्रियाकलाप का मतलब होता है प्रायोगिक तौर पर ये कैसे बनती हैं। तो इसमें बताया गया है, आइए हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर के प्रतिदिन उपयोग होने वाली वस्तुएं ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकते हैं। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक, आलू इत्यादि। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें। तो इस प्रकार से क्रियाकलाप में बताया गया है कि आप आसपास की या घर की या स्कूल में कुछ उपलब्ध वस्तुओं का समूह बनाइए और कुछ को इमेजिन करिए। सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उनको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं ला सकते हैं। अर्थात जैसे दीवार हो गई, सड़क हो गई, इस प्रकार से उसमें उदाहरण दिए गए हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। तो इस संग्रह से उन वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा किसकी, लकड़ी की बनी है। तो ऐसा आप संग्रह करिए और उनको अलग कर दीजिए जो कागज और लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट सकते हैं। इसमें से एक समूह सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी, दूसरे समूह की वस्तुएं
इन पदार्थों से नहीं। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं, अर्थात इसमें वस्तुओं का पृथक्करण बताया गया है। यदि आप वस्तु उठाएं, कई प्रकार की वस्तुओं का समूह बनाएं, उसमें से कागज़ और लकड़ी या हो सकता है लोहे की वस्तुएं हों आपके पास, तो लोहे और स्टील की अलग कीजिए या लोहे और लकड़ी की अलग कर लीजिए। इस प्रकार से समूहों में आप बांट सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। अब योजनाबद्ध तरीके की बात की गई है। योजनाबद्ध होते हैं, एकत्र की गई सभी वस्तुओं को सारणी में सूची बनाते हैं। तो अब योजना ये है कि आप सारणीबद्ध कर दीजिए उन वस्तुओं को। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव हैं उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतूल हो सकता है। तो इसमें बताया गया है कि आप उतनी लंबी सारणी बनाएं जिसमें सभी चीज़ों का डिटेल लिख सकें। इसके लिए थोड़ा कठिनाई भी हो सकती है। कौतूल का मतलब कौतुक। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। ये छात्रों के लिए बताया गया है कि आप ऐसी वस्तुएं एकत्र करिए, लेकिन ऐसी वस्तुओं के पदार्थों को पहचानने में थोड़ी बहुत समस्या आएगी, तो आप अपने मित्र या दोस्त से, शिक्षक से और अपने पेरेंट्स या अभिभावकों से विचार विमर्श कर सकते हैं, तो थोड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। ऐसा इसमें बताया गया है। अब हम बढ़ते हैं, ये हुई क्रियाकलाप 1 अर्थात वस्तुओं का समूह बनाना, उसमें अलग अलग पदार्थ की वस्तुओं को अलग अलग करके सारणीबद्ध रूप में व्यवस्थित करना और उनके गुणों के बारे में डिटेल लिखना उनका। अब हम क्रियाकलाप नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि सारणी 2.2 में कुछ समान पदार्थों की क्या है सूची दी गई है। वो आपकी सूची पहले में तैयार हो गई थी फर्स्ट क्रियाकलाप में, अब दूसरे में ये आ गई है। इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम में जोड़ सकते हैं। इसमें प्लेट या थाली और पेन 2 वस्तुएं दी गई हैं। किन पदार्थों से बनी हैं? तो जो प्लेट और थाली हैं वो इस्पात से भी बनी है, कांच की भी हैं और प्लास्टिक या अन्य और से भी हो सकती हैं, जैसे पॉलीथीन भी है और पत्ते भी हैं, पत्तों से भी थाली और प्लेटें बन सकती हैं, जो पुराने ज़माने में बनती थी। जो पत्तल होते हैं उनसे पत्तों से निर्माण उनका होता था। पेन है तो प्लास्टिक की और धातु की भी हो सकती है। इसी प्रकार से आप और वस्तुएं और उनके निर्माण की सामग्री अर्थात निर्माण में उपयोग हुए पदार्थों की सूची बना सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी हैं। उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। तो ये एग्जाम्पल देता है और बताता है कि आपके जो दैनिक रोज़मर्रा में उपयोग की जाने वाली इन्हीं पदार्थों से निर्मित वस्तुएं हैं, उनकी भी आप सूची बनाइए और कॉलम नंबर 2 में उनको सूचीबद्ध कर दीजिए। फिर नेक्स्ट पैरा है, इन सब सारणियों से हमें यह क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कोई ढंग से समूह में रखा, तो इसमें क्रमशः है क्रियाकलाप 1 में हमने क्या किया? वस्तुओं को समूहों में अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया और उनकी सारणी तैयार की। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं भिन्न भिन्न पदार्थों से या विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार जो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो बिल्कुल बनाई जा सकती हैं। जैसे स्टील की तो अब बहुत सारी सामग्रियां आने लग गई हैं, थाली, चम्मच, हर एक चीज़ स्टील का आने लग गया। तो इस प्रकार एक धातु से कई वस्तुएं और कई, जैसे अष्टधातु की मूर्ति, तो कई धातुओं का मिक्स करके आप एक वस्तु भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें बताया गया है कि वस्तुएं दोनों प्रकार से बनाई जा सकती हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कई धातुओं से मिलकर भी क्या वस्तुओं का निर्माण या सिंगल धातु? तो जी हाँ, बिल्कुल दोनों प्रकार से बनाई जा सकती हैं। अब सारणी 2.2 दी गई है, समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, मतलब एक ही पदार्थ से बनी। जैसे लकड़ी से बनी तो लकड़ी से ही बनी, जैसे कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी, इसके पहिए आदि।
तो इस प्रकार लकड़ी की ये वस्तुएं हैं। कई वस्तुएं एक पदार्थ से बनी हैं, सिर्फ लकड़ी से बनी हैं। फिर कागज़ से निर्मित वस्तुएं, तो पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर, ये कई वस्तुएं हो गई और निर्मित एक पदार्थ से। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया गया है। फिर है चमड़ा, तो चमड़े से भी बहुत सारे हैं, जैसे वॉलेट हो गया, बेल्ट हो गया जिसे कमर का पट्टा बोलते हैं, और आपका शूज़ हो गया, ग्लव्स हो गया, ये सारी चीज़ें चमड़े से भी आप कई वस्तुओं का निर्माण हो सकता है। प्लास्टिक में भी बहुत सारी हैं, गिलास है, चम्मच है, थाली है, कप, प्लेट इत्यादि। फिर वहीं रुई से है, तो आप तकिए का उपयोग, गादी का उपयोग, गर्दे का उपयोग इत्यादि कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक पदार्थ से कई वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो अभी तो हमने देखा, सारणीबद्ध रूप में उनको किया, बताया गया, क्रियाकलाप की गई कि एक पदार्थ से कई वस्तुएं या एक वस्तु कई पदार्थों से मिलकर के बनी हो सकती है। उसके एग्जाम्पल भी हमने देखे। अब हमको पदार्थों के गुणों के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, तो इसलिए अब हम पढ़ेंगे क्या, पदार्थों के गुण। अब हम पदार्थों के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है? यह ध्यान में रखिए कि आप गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि आप कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार पहले आपको इससे एग्जाम्पल से जोड़ा जाता है, आपको यानी आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो इसमें एग्जाम्पल बताया गया है कि हम कपड़े के गिलास क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम अधिकतर गिलास का उपयोग द्रव पदार्थों को रखने में करते हैं, और यदि कपड़े की गिलास बनेगी तो वह क्या होगा, नीचे चला जाएगा, उसमें नहीं रुकेगा पदार्थ, इसलिए हास्यास्पद प्रतीत होगा, सब हंसेंगे आप पर। इसी प्रकार आगे बताता है कि कांच, प्लास्टिक की धातु का कोई ऐसा पदार्थ बनाइए जो जल को रोक सकता है, इसलिए कांच और प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। उसी प्रकार इसमें एक और उदाहरण दिया गया है कि खाना पकाने के लिए कागज़ का पात्र कभी भी नहीं बनाया जा सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे सेकंड पैरा में। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाता है, अर्थात अब हमारे द्वारा कि वह जो वस्तु हम बना रहे हैं वह किस काम में उपयोगी है, और उस काम की क्वालिटी को देखते हुए हम चयन करते हैं किसका, जिससे उस वस्तु को बनाना है। उस पदार्थ के गुणों के बारे में हम देखेंगे और उस पदार्थ का पहले हम चयन करते हैं। फिर है यहाँ देखिए, प्रयास कर रही है लड़की, दिखाया गया है कपड़े की गिलास बना करके, तो पानी सीधे नीचे जा रहा है। फिर है उस पदार्थ के गुणों का उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण हैं जो उनके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है, तो हम देखते हैं पदार्थ के कुछ गुणों की विवेचना। तो जैसे है दिखावट, पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, बिल्कुल सही है। लोहा तांबे एवं एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई देता है। लोहा और तांबा जो होता है अथवा एल्युमिनियम से क्या होता है, भिन्नता पाई जाती है सब में, परंतु फिर भी लोहे, तांबे, एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। इस प्रकार से इसमें कुछ गुणों में समानता भी और कुछ के गुणों में असमानता भी पाई जाती है। तो एक से अधिक धातुओं के कुछ गुणों में उनमें समानता भी पाई जाएगी और कुछ में असमानता भी। इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पर लोहे, तांबे और एल्युमिनियम का दिया गया है कि इनमें कुछ समानताएं हो सकती हैं
जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। इनमें जैसे तन्यता, फैलाने का गुण चादर के रूप में दिया जा सकता है, लोहे को भी, तांबे को भी, एल्युमिनियम को भी। तो इस प्रकार से इनमें कुछ गुणों की समानता होगी। अब हम क्रियाकलाप से समझते हैं। तो क्रियाकलाप नंबर 3 है विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट, चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? जी हाँ, बिल्कुल चमकीले होते हैं। जब आप एल्युमिनियम की जो है या तांबे की कटिंग करेंगे या लोहे की कटिंग करेंगे या लकड़ी की कटिंग करेंगे, तो इनकी कटिंग की हुई कॉर्नर या सतह आप देखेंगे तो जो प्लेन सतह है और कटिंग की हुई जो बॉर्डर है, बॉटम है, उसको देखेंगे तो लगभग बहुत ज़्यादा अंतर दिखेगा आपको उसकी चमक में। तो इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए जिनको काटने पर चमक उत्पन्न हो रही है। फिर हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं। तो इसमें है, क्या आप इन पदार्थों में इसी प्रकार के कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? जैसे ही संभव हो सके किसी भी ढंग से इसे काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए। और द्युतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। द्युतिवान मतलब चमकशील और चमकहीन या चमक विहीन सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को ये देखिए, आपको एक कटिंग दिखाई गई है, ये इसका सामान्य कलर है। और ये देखिए आप, तो ये चमकदार जैसे ही कटिंग करेंगे तो आप वहाँ पे पाएंगे कि वहाँ पे उसकी चमक अत्यधिक है। तो इस प्रकार किसी भी मेटल को आप जब काटेंगे तो उसमें चमक जरूर दिखेगी। अब आगे बताता है कि कटे हुए जो पदार्थ का शीर्ष है जो चमक रहा है उसको क्या करेंगे? रेगमाल, जिसे रेतमार कागज बोलते हैं, रेगमाल से रगड़ करके यह देखा कि वे द्युतिहीन अथवा नहीं, अर्थात चमकशील हैं या चमकहीन हैं। फिर नेक्स्ट पैरा में है, पदार्थ जिसमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्रायः धातु होते हैं। क्या होते हैं? धातु। तो धातु के कौन होते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनको काटने पर उनकी जो बॉटम होती है, सरफेस होती है, वो चमकीली होती है, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। तो धातु की परिभाषा आप दे सकते हैं एक लाइन में, वहीं आप 3 से 4 ये एग्जाम्पल उसमें सेट कर सकते हैं। आपका आंसर कंप्लीट। फिर कोई आपका नंबर नहीं काट सकता है, इसलिए आप ध्यान रखें। फिर है, कुछ धातुएं जो हैं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन यानी निष्प्रभ दिखाई देने लगती हैं, चमकहीन दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। तो इसको भी आप समझेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी धातु है और वह कटिंग करने पर द्युतिहीन या चमकहीन दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा वातावरण के कारण, वातावरण में मौजूद वायु और उसमें मौजूद नमी से अभिक्रिया कर लेती है। जैसे लोहे में जंग लगना, यह एक अभिक्रिया है। तो इस प्रकार लोहे की चमक क्या होती है? चली जाती है। लोहा धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसमें बताया गया है कि उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण ऐसा होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जिस समय हम कटिंग करेंगे उसी समय द्युति दिखाई देगी जो ताज़ा अभी कटा हुआ है। कुछ दिन आप छोड़ दिए, धीरे धीरे वह उसी कलर में मिल जाएगा, हमेशा नहीं रहेगी चमक। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें, किसी लोहार के यहाँ आप जाएं या किसी वर्कशॉप भ्रमण करें, तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का क्या करें? प्रयास करें और यह देखें कि इसमें द्युति है अथवा नहीं। तो जब आप जाएंगे, आपका जब मकान बनता है तो आप मिस्त्री के पास
या थोड़ा दूरी बना के खड़े हो जाइए। जब वो कटिंग करेगा सरिया की तो आप देखेंगे कि दोनों सिरे अत्यधिक चमकशील होते हैं, और वही सिरे 2-4 दिन बाद या 1 दिन बाद यदि उसके सिरे में पानी पड़ गया है तो दूसरे दिन उसी कलर का दिखाई देगा जिस कलर का छड़ है। तो इस प्रकार आप इनको देख सकते हैं प्रायोगिक तौर पर। अब हम बढ़ते हैं, दूसरा गुण क्या है? कठोरता। अभी हम पहला गुण क्या देखे थे? दिखावट, कि दिखती कैसी है। अब हम दूसरा गुण देख रहे हैं, क्या? कठोरता। अब हम अध्ययन करेंगे कठोरता का। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं, उनमें से कुछ को दबाना यानी संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से क्या होते हैं? दब जाते हैं या संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। तो आप यदि मेटल की कोई चाबी लेंगे, धातु की, वही है धातु, तो अत्यधिक कठोर होती है। तो जब आप लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर पर क्या करेंगे? खरोंचने का प्रयास करेंगे उससे, तो ये क्या होंगी? खरोंचर जाएंगी, अर्थात इसमें निशान बन जाएंगे लकड़ी, एल्युमिनियम, कील, मोमबत्ती, चाक इत्यादि में। इसलिए वो धातु क्या है? मजबूत है, कठोर है। यह प्रदर्शित करती है कि उसमें इनसे अत्यधिक यानी इनसे ज़्यादा कठोरता है, इसलिए इनको यह वो खरोंच पाती है। तो इसलिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया जा रहा है कि आप एक चाबी लीजिए धातु की, उसके माध्यम से लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती तथा चाक अन्य पदार्थों पर क्या करें? खरोंचें या खरोंचने का प्रयास करें। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य वस्तुओं को इतनी आसानी से नहीं खरोंच सकते। तो जैसे चाक वगैरह है, लकड़ी वगैरह, इनको आसानी से खरोंच सकते हैं, और जैसे जैसे इनमें भी कठोरता बढ़ती जाएगी, उनमें खरोंचने में आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। फिर है वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। इस लाइन को नोट करेंगे कि वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित यानी दबाया जा सकता है अथवा खरोंचा जा सकता है, उन्हें कोमल पदार्थ कहते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, कठोर पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात जिन्हें दबाना या संपीड़ित करना या मोड़ना कठिन होता है, उसको हम कठोर पदार्थ कहते हैं। तो इस प्रकार कोमल पदार्थ किसे कहते हैं, कठोर पदार्थ किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझाता है कि उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी कठोर है। किनकी अपेक्षा में? रुई और स्पंज की अपेक्षा में। इसलिए उदाहरण कोमल और कठोर का बताया गया है। कोमल का उदाहरण आप दे सकते हैं, रुई अथवा स्पंज कोमल है और लकड़ी क्या है? कठोर है। तो इस प्रकार कठोरता का गुण आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा पे। तो नेक्स्ट पैरा में बताता है कि दिखावट में पदार्थों के विभिन्न गुण हो सकते हैं। देखने में मतलब पदार्थों के क्या होते हैं? विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति, कठोरता, रुक्ष या खुरदुरा अथवा चिकना। तो इसमें कई गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति है, कठोरता है, खुरदरा है अर्थात चिकनी सतह नहीं है, खुरदुरी है अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हों? ऐसा इसमें बताया गया है। अब हम देखते हैं आगे। तो इस प्रकार से हमारा ये गुण भी क्या होता है? समाप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे विलेय अथवा अविलेय की ओर। विलेय मतलब घुलनशील और अघुलनशील, अर्थात जो विलेय हो जाए, जल में कोई घुल गया उसको हम बोलेंगे विलेय। और अविलेय का मतलब होता है कि कोई भी सामग्री आप यदि जल में डाल रहे हैं तो वो नहीं घुल रही है, वो अलग उसी तरह व्यवस्थित जल में पड़ी हुई है, तो उसको हम बोलेंगे वह वस्तु क्या है? जल में, जल के लिए अविलेय है, अर्थात घुलनशील नहीं है। जैसे आप लोहे के टुकड़े आप डालिए जल में तो हमेशा पड़े रहेंगे, इसलिए वह अविलेय होंगे। जबकि आप नमक के टुकड़े डालिए, शक्कर के क्रिस्टल या टुकड़े डालिए आप,
तो उसमें थोड़ी ही देर में आप पाएंगे कि वो घुल गए, मिल गए, विलय हो गए उसमें जल में। तो इस प्रकार हम उसका अध्ययन एक क्रियाकलाप क्रिया विधि के माध्यम से करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो कुछ कठोर पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक का पाउडर, बालू यानी रेत, लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। आप इनके थोड़े थोड़े सामग्रियाँ आप जुटा लीजिए, नमूने इकट्ठा कर लीजिए। थोड़ी सी रेत, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सा नमक और थोड़ा चाक का पाउडर, थोड़ा लकड़ी का बुरादा, ये सारी सामग्री आप अपने पास रख लीजिए। फिर है कांच के 5 गिलास लीजिए। ये पांचों सामग्री हो गई आपकी, और 5 गिलास लीजिए कांच के, जिससे आपको आर पार दिखाई दे, पारदर्शी हो। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भर दीजिए। तो प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग को आप जल से भर दीजिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक। इसी प्रकार से शेष गिलासों में अन्य पदार्थ भी, ये पांचों पदार्थ आप डाल सकते हैं या डालिए। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से बिलोड़ित कीजिए, मतलब घोलिए, चम्मच को धीरे धीरे चलाइए, उसको धीरे धीरे हिलाइए। इसमें लिखा भी गया है कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए और फिर प्रेक्षण कीजिए। प्रयोग को देखिए, कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, छोड़ दीजिए, फिर प्रेक्षण कीजिए। पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। अर्थात जो आपने जिस जल में पांचों पदार्थ आपने मिलाएं, पांचों को बारी बारी से प्रेक्षण करिए, देखिए कि क्या हुआ। तो अब सारणी 2.3 में इसमें लिखा गया है कि नोट करेंगे। ये आपको दिखाया गया है, आप एक में देख सकते हैं, ये एकदम घुला हुआ है और इसमें कण दिखाई दे रहे हैं, अर्थात ये अविलेय है। अब हम देखते हैं सारणी को। तो नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, चीनी भी लुप्त हो जाएगी, बालू नहीं होगी लुप्त, चाक का पाउडर लुप्त होगा, लकड़ी का बुरादा नहीं होगा। इसको आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा। आप यहाँ पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए हैं, अर्थात जल में घुल गए हैं, विलीन हो गए हैं। हम यह कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में क्या हैं, विलेय हैं, जल में विलेय हैं। इसलिए आप इसको समझें, जो मैं शुरू में बताया था आपको। तो अब विलेय की परिभाषा आपको पकड़ में आ गई होगी। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफ़ी समय तक गिलास में बिलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते हैं। तो ये पदार्थ जल में क्या होंगे, जल के लिए अविलेय होंगे, अर्थात नहीं घुले हैं ये। फिर चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? अब ये क्वेश्चन है। अब अगला जो क्रियाकलाप होगी उसमें हम देखेंगे कि क्या द्रव कोई जल में विलीन हो जाते हैं। तो हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। अब देख भी लेते हैं। अभी कुछ हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ होते हैं। तो क्रियाकलाप 5 में बताया गया है कि सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने। अब ये पांचों नमूने आप क्या करेंगे, एकत्र करिए। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल और अन्य किसी भी द्रव के नमूने को आप एकत्रित कर सकते हैं। कांच का एक गिलास लीजिए, आधा जल से उसको भर दीजिए। अब इसमें चम्मच भर करके कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोपित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। प्रेक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं घर में भी अपने। फिर है कुछ द्रव, इसमें बताया गया है चित्र में कि कुछ द्रव क्या हैं, भली भांति मिश्र हो जाते हैं, जबकि कुछ नहीं होते हैं। जो ऑयल वाले हैं जितने, वो भली भांति मिश्रित नहीं होंगे, परंतु नींबू का रस जो है और सिरका, ये पूर्णतः क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा, यानी विलेय हो जाएगा, पूर्ण रूप से विलेय हो जाएगा। आप इसको पहचान नहीं सकते हैं। जबकि ऑयल में क्या होता है कि उसकी कुछ बूंदें आपको दिखती रहेंगी हमेशा, कितना भी आप घोलते रहें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा। तो इसमें चित्र 2.5 में ये आप देख भी सकते हैं, चूँकि इसका कलर जरूर पर विलेय है, लेकिन इसमें ऑयल देखिए, ऑयल ऊपर अलग दिख रहा है, जल नीचे अलग दिख रहा है। तो जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सकते हैं, उन सभी के साथ प्रयोग को दोहराइए, अपने प्रेक्षणों को सारणी में लिखिए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव क्या हैं, जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं और कुछ अन्य द्रव जो हैं जल में मिश्रित
नहीं होते हैं, कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। तो इस प्रकार आप एग्जाम्पल के तौर पर, प्रायोगिक एग्जाम्पल के तौर पर आप घर में कर कर देख सकते हैं इसको अपनी आँखों से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसमें कुछ सारणी हैं, जैसे इसमें सिरका, नींबू का रस, ये पूर्णतः क्या हो जाएंगे, विलेय हो जाएंगे, जबकि ये ऑयल वाले जो हैं तो ये विलेय पूर्णतः नहीं होंगे, ये अपनी अलग परत बनाएंगे। अब इसमें से बताया गया है लास्ट पैराग्राफ में, कुछ गैसें जल में विलेय हैं जबकि अन्य नहीं हैं। अब कुछ गैसें भी विलेय हैं जल में, लेकिन अन्य नहीं है। जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन हो जाती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कार्बन ऑक्सीजन गैस क्या होती है, जल में विलेय होती है। H2O उसका फार्मूला ही होता है। अब हम पढ़ते हैं आगे, वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। तो अभी हम विलेय और विलेयता के बारे में अध्ययन किए हैं, कठोर धातुओं के मिश्रण के बारे में अध्ययन किए हैं। उसके बाद द्रव अवस्था में कौन विलेय है कौन अविलेय है, इसके बारे में अध्ययन। अब हम आते हैं कि वह कौन सी वस्तुएं हैं जो जल में तैर सकती हैं और वह कौन सी हैं जो जल में डूब सकती हैं। अब उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। कौन, अविलेय ठोस जो हैं, यहाँ ठोसों की बात हो रही है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये आसानी से पृथक हो जाएंगे, ये अविलेय हैं और ठोस हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा देखा, इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए हैं वे जल के पृष्ठ पर आकर क्या होते हैं, तैरते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये आप देख सकते हैं, इसमें तैरने लगते थे, अन्न डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है, ये उदाहरण के तौर पर अब हम क्या करेंगे, अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जल में डूबी तथा तैरती हुई जो कुछ फल और लकड़ियाँ, पत्तियाँ, बॉल एक डली है, वो तैर रही हैं, जबकि लोहे की सामग्री जो है वो सभी तली पर जाकर बैठ गई है, डूब गई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो बूझो यह पता, यह चाहता है, बूझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले, जल में डूबने वाले पदार्थों की 5-5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं तथा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? तो जो वस्तुएं जल में डूब रही हैं, तैर रही हैं, उन्हीं वस्तुओं का परीक्षण करने के लिए कि ये तेल में भी तैरेंगी या डूबेंगी, इसके लिए कौन सा परीक्षण करेंगे? अब देखते हैं हम पारदर्शिता। तो आप लुका छिपी का खेल खेला होगा आपने। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आपने खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई न दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? यह आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेता है। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, परिभाषा भी आती है। तो उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनमें से होकर के वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। कांच, जल, वायु और कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। तो एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से पारदर्शी वस्तुएं कौन सी हैं। उसमें एग्जाम्पल दे देगा लकड़ी, कांच, जल, वायु, उपरोक्त सभी या 1, 2, 3 ऐसे। तो कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी होते हैं और बाकी क्या होते हैं, अपारदर्शी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किनमें से आर पार आप देख सकते हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं, जिससे लोगों को दिखती रहें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा पर।
तो क्यों रखना पसंद करते हैं कांच में? ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सकें, इसलिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पारभासी हो गया, ये पारभासी, अपारदर्शी और ये फुल पारदर्शी है। इसमें बताया गया है मुखावरण अपारदर्शी, ये अपारदर्शी है प्रथम, फिर ये दूसरा, ये पारदर्शी ये है नंबर 2 और पारभासी ये है नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा पर। ये आप कुछ कांच की बोतलों पर रखी गई हैं सामग्रियां। इसके विपरीत अब हम देखेंगे दुकानदार की जो ये पारदर्शी बोतलें हैं, इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर के आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनसे हम आर पार नहीं देख सकते हैं, वस्तुओं को आर पार नहीं देख सकते हैं, तो वे अपारदर्शी कहलाते हैं। आप यह नहीं बता सकते हैं कि लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा हुआ है, क्योंकि वह अपारदर्शी होते हैं। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे कि लकड़ी, गत्ते के डिब्बे या धातु के पात्र ये अपारदर्शी होते हैं। फिर लकड़ी, गत्ता, धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। तो इनको तीनों को आप नोट कर लेंगे। क्या अब यह समझते हैं? अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी समूहित कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इतना अध्ययन करने के बाद समझ में आ गया होगा कि ऐसी वस्तुएं जिनसे आप आर पार देख सकते हैं उसको हम बोलेंगे क्या? पारदर्शी। जिनसे हम आर पार, इस पार से उस पार का नहीं देख पाएंगे, उसको अपारदर्शी। और ऐसी कुछ धातुएं, वस्तुएं होती हैं जिनसे हम आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे, पर हल्का हल्का दिखेगा, उसे हम आभास होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? पारभासी। क्या बोलेंगे? पारभासी। इस प्रकार पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी का आप अंतर समझ गए होंगे। अब हम एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। क्रियाकलाप नंबर 6 है। तो इसमें है कागज की एक शीट लीजिए आप, इससे होकर किसी प्रदीप्त या बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज की शीट के बीच में 2-3 बूंद क्या करेंगे? 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैला देंगे। पहले तो खाली आप सादा पेपर लीजिए, कागज़ लीजिए, उससे जलती हुई लाइट को देखिए। उसके बाद प्रेक्षण सारणी में नोट करिए कि कितना दिखा आपको। उसके बाद क्या करेंगे? उसी कागज़ में 2-3 बूंद खाने का तेल डालिए और या फिर मक्खन डाल दीजिए उसमें और फैला दीजिए उसमें कागज़ में। तो कागज़ के उस भाग से जहाँ तेल फैला है, प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। जलते हुए बल्ब को क्या करेंगे? दोबारा अब देखेंगे फिर से। अब आप क्या देखते हैं कि आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, उसे पारभासी कहते हैं। जैसा कि मैं अभी बताया था, पारभासी कि आप दिखाई तो देगी पर पूर्णतः स्पष्ट नहीं, हल्की हल्की धुंधली टाइप की वो वस्तु दिखाई देगी। तो ऐसे पदार्थ जिनसे आप स्पष्ट तौर पर किसी वस्तु को आर पार नहीं देख सकते, उसे पारभासी कहते हैं। आभास होता है कि हाँ वस्तु रखी हुई है उस पार भी, तो उसको हम पारभासी कहते हैं। कागज़ पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हम खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। हमने अभी पिछले अध्याय को जब हमने पढ़ा था भोजन के घटक, उसमें बताया गया था, वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? तो आप और उदाहरण इसके अलावा भी दे सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। तो नेक्स्ट पैरा में बताया गया है कि अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी के समूहों में बांट सकते हैं। तो आप भी अपने आसपास के एग्जाम्पल्स ढूंढिए और उनको तीनों रूपों में क्या करेंगे? बांट करके सारणीबद्ध करके आप लिख सकते हैं। फिर है हथेली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टार्च के कांच। अब हथेली का उदाहरण दे रहा है।
कि पहेली है किसी अंधेरे वाले स्थान टार्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टार्च का जो स्विच है ऑन करिए, तो ऑन करके हथेली की दूसरी ओर प्रेक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है अथवा पारभासी है। ऐसा क्वेश्चन करती है पहेली। अब हम देखते हैं कि है क्या आखिर। हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है। इसके लिए जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं, बिल्कुल, अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा भिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है, बिल्कुल जैसा हमने अभी ऊपर 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से हमने देखा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। तो हमें पदार्थों के समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधाओं के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं, एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज व दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर। तो उसमें यह निश्चित हो जाता है, उसको ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है, वो समूहन करके रखता है जिससे चीज़ें स्पष्ट रहें कि कौन सी सामग्री कहाँ रखी है और उसको कठिनाई ना हो, इसलिए उनका स्थान निर्धारित किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो इस प्रकार समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन, इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन अथवा सुविधाजनक बन जाता है। तो इसलिए भी समूह में निर्धारित किया जाता है जिससे उनका अध्ययन करने में हमको आसानी हो, उनके गुणों को जानने में, उनके पैटर्न का अवलोकन करने में। अवलोकन का मतलब देख रेख कि चीज़ कैसी बनी है, उनके पैटर्न कैसे हैं, आकृति कैसी है। तो सुविधा के लिए क्या किया जाता है, समूहों में वर्गीकरण किया जाता है उनको। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे, आने वाली कक्षाओं में करेंगे। जो शब्दावलियाँ इसमें उपयोग में हुई हैं जैसे कठोर है, अविलेय है, द्युतिमय यानी चमकीली है, पदार्थ है, धातु है, अपारदर्शी है, रुक्ष है या खुरदुरा जिसे कहते हैं, विलेय है, पारभासी है, पारदर्शी है। तो इन सब का आप अर्थ समझ गए होंगे। आप लिख भी सकते हैं कठोर के सामने, अविलेय के सामने, चमकीली के सामने, पदार्थ, धातु, सबके एग्जाम्पल भी आपको बताए गए हैं। सारांश देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि हमारे चारों ओर वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। तो वस्तुएं किससे बनी होती हैं? अनेक प्रकार के पदार्थों से। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। एक पदार्थ से, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में भी देखा था कि एक पदार्थ से कई वस्तुएं बनी रहती हैं। फिर एक किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव होता है। किसी एक वस्तु को भी अनेक पदार्थों से बनाया जा सकता है, अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। एक प्रकार के पदार्थ से भी विभिन्न प्रकार के, जैसे मैं अष्टधातु की मूर्ति बोलूँ तो 8 प्रकार के धातुओं से बनी होती है। इस प्रकार से, इसी प्रकार से लोहे की वस्तु में आप देखेंगे तो ट्रॉली, ट्रैक्टर, ट्रक, बस इत्यादि सारी मशीनरी बनी होती है। फिर विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदुरे होते हैं तो कुछ चिकने भी होते हैं। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर होते हैं तो कुछ अन्य कोमल भी होते हैं। इनके कई एग्जाम्पल हमने ऊपर देखे हैं। ये क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे और इसी टाइप से आपसे पूछे जाएंगे। कुछ पदार्थ क्या होते हैं? जल में विलेय होते हैं, कुछ अविलेय होते हैं। ये भी हमने करके देखा है। कुछ पदार्थ जैसे कांच है पारदर्शी होता है, कुछ अन्य जैसे लकड़ी, धातुएं पारदर्शी होती हैं और कुछ पारभासी होते हैं। फिर है पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं, विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जा सकता है। हमने बांट के भी देखा था। अलग अलग करके वस्तुओं को सुविधा, उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। तो इस प्रकार से सारांश था इसका, और ये चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। तो उम्मीद है कि इसमें आप लोग
समझ गए होंगे कि पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, विलेय, अविलेय पदार्थों के गुणों के बारे में, वस्तुओं के निर्माण के बारे में इत्यादि के बारे में आपको अब समझ आ गई होगी। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। विशेष रूप से आप एग्जाम्पल्स ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन के तौर पर आपसे एग्जाम्पल ही दिए जाएंगे या फिर परिभाषा। तो परिभाषा बहुत रेयरली कंडीशन में दी जाती है, चूँकि परिभाषा आप पकड़ पाएंगे जल्दी, इसलिए नहीं दी जाती है। आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये धातु है कि नहीं है, या ये कठोर है या मुलायम है, या विलेय है अविलेय है, पारदर्शी है, पारभासी है, अपारदर्शी है। ऐसे एग्जाम्पल इनके आप जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, अभ्यास करेंगे, उतने ज़्यादा आप परिपक्व होंगे चीज़ों को कैच करने में, पकड़ने में, एनालिसिस करने में पेपर का। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपको पसंद आएंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। कल फिर होगी मुलाकात।